वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2025 और 18 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अमित खर्रे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त हुए हैं। महिला हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में भारत रहा उप विजेता और भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास जो साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में। भारत वर्ष 2027 में कहाँ पे 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? चेन्नई के अंदर। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के किन दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते? आनंद कुमार, वेल कुमार और क्रिस शर्मा ने। अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज कहाँ पे किया? जेजू द्वीप में। अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री को किस नाम से नियुक्त किया? डिएल्ला के नाम से। भारत के नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्टर ने अपना पहला पोर्ट कॉल कहाँ किया? ये किया है सिंगापुर में। और भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की कि कितने नए स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? वो है 7। तो ये 7 के साथ कल मैंने नाम आपको बता दिए थे। ये थे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। तो पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। भारत सरकार ने 14 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खर्रे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए हो चुकी है? तो ये अभी हाल ही में अपने देश के नए 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन और इनके सचिव नियुक्त हो चुके हैं अमित खर्रे। तो इनको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया है? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए इनको सीपी राधाकृष्णन के ये सचिव नियुक्त हो चुके हैं। क्या नाम है इनका? अमित खर्रे। देखो, तो 14 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खर्रे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की लगभग से 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति रहेगी। इसके अलावा अमित खर्रे 12 अक्टूबर 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कर रहे थे। इनकी वर्तमान में इनका पद देखें तो 12 अक्टूबर 2021 से लगातार वो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कर रहे थे और अब इनको उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव भी इनको नियुक्त कर दिया है। तो 2 चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। नेक्स्ट देखो, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 15 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? हालांकि वैसे तो इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, लेकिन अब इनको जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे पहले सीपी राधाकृष्णन, वो तो अब देश के उपराष्ट्रपति बन गए, तो वहाँ पे राज्यपाल का पद जो है रिक्त हो चुका था। तो इसलिए जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, अब इनको भी महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका। अब 2 राज्यों का ये कार्यभार संभालेंगे। तो एक तो गुजरात का तो ये संभाल ही रहे हैं, इसके साथ में अब इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने शपथ ले ली है। तो क्या नाम? आचार्य देवव्रत। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये मुंबई राजभवन में इनका आयोजन हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने इनको शपथ दिलाई। आचार्य देवव्रत एक वरिष्ठ शिक्षाविद और पूर्व गुरुकुल प्राचार्य है और वे जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल के रूप में
कर रहे थे। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, उसके बाद में गुजरात के राज्यपाल बने और अब इनको साथ में महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी कार्यभार इनको दे दिया। यानी कि अब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के कार्यभार संभालने वाले कौन है? आचार्य देवव्रत। महिला हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में भारत ने किसे हराकर उप विजेता स्थान प्राप्त किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत है वो महिला हॉकी एशिया कप में उप विजेता रहा है। तो फाइनल के अंदर उप विजेता किससे हारकर उप विजेता रहा? तो भारत आ रहा है चीन से। क्या बात है भी, चीन से भारत हारकर इसके अंदर उप विजेता रहे, क्योंकि इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था चीन के अंदर ही और ये था महिला हॉकी का 11वां संस्करण याद रखना, 11वां संस्करण आयोजित हुआ चीन के अंदर। चीन विजेता रहा और भारत रहा इसके अंदर उप विजेता। तो प्रतियोगिता का आयोजन 5 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ हांगजो चीन में। ये केनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी मैदान में इसका आयोजक कौन था? एसी हॉकी महासंघ द्वारा इसका आयोजन। भारत ने चीन से 1-4 से हारकर उप विजेता स्थान प्राप्त किया और भारत की एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी हैं नवनीत कौर। ये पढ़ लेना भी अच्छे तरीके से, भारत की एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी नवनीत कौर। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहा जापान और दक्षिणी कोरिया ने तालिका में सबसे नीचे स्थान प्राप्त है, यानी कि पहला स्थान चीन का आ गया, दूसरा स्थान अपने देश भारत का आ गया और तीसरा स्थान आ गया जापान का। और ये महिला हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये संस्करण है उप विजेता विजेता अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आजकल क्या है, खेल वाला प्रश्न भी आपसे पूरा कथन से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत का क्या नाम मिला है? यानी कि भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत है वो कौन सा मिला है? तो ये से पहले भी मैंने ये करवाया है अच्छे तरीके से। इससे पहले मिला था 8 मई 2025 को, 8 मई 2025 को पहला मिला था अर्नाला युद्धपोत है वो मिला था अर्नाला। और अब भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक जो पोत है वो मिला है अंद्रोथ। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अंद्रोथ है वो मिल चुका है। अब देखो पहला अर्नाला मिल गया और दूसरा है अंद्रोथ, ये इनके नाम है, ध्यान रखना युद्धपोत के। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारतीय नवीनतम पोत के नामकरण और सौंपने की तारीख, भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत है अंद्रोथ मिल गया है। यह पोत क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस पोत का नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंद्रोथ द्वीप पर नाम रखा गया, यानी कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसी के नाम पर अंद्रोथ द्वीप पर इसका नाम रखा गया है। ये श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। जो पहला आया था वो आया था 8 मई 2025 को, पहला पोत अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये दूसरा है, ये है कौन सा? अंद्रोथ। ये है अर्नाला, ये है अंद्रोथ। तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार है, क्योंकि अमित शाह से लगभग एग्जाम के अंदर प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। और ये रह गया भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर, और इसका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक खेल परिसर है। अमित शाह ने वर्ष 2047 तक भारत को शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यानी कि टारगेट यही है भी 2047 तक विकसित भारत का और खेल राष्ट्र बनाने की जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है उसको व्यक्त करना। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया जा चुका है। पाकिस्तान कौन से वर्ष शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? क्या गजब का प्रश्न है। अभी आपको सबसे पहले याद रखना, ताज़ा हुआ है 2025 के अंदर 25वां जो शंघाई सहयोग संगठन है शिखर सम्मेलन हुआ है चीन के अंदर, 25वां हुआ है चीन के अंदर, और जो 26वां होगा वो होगा कजाकिस्तान में।
26वां होगा। अगला जो 2026 में होगा वो होगा कजाकिस्तान में, और 2027 में इसकी जो मेज़बानी करेगा वो करेगा पाकिस्तान। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन की मेज़बानी 2027 में पाकिस्तान करेगा। 2026 में करेगा वो करेगा किर्गिस्तान करेगा, और 25 में अभी चीन के अंदर हो चुका है, और 24वां कहाँ पर हुआ था, 24वां हुआ था अस्ताना के अंदर। इससे पहले 2023 के अंदर भारत के पास मेज़बानी थी। पाकिस्तान की मेज़बानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान 2027 के अंदर संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2027 वाला याद रखना। फिर 2026 में, अगले वर्ष 2026 में शिखर सम्मेलन बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित होगा, और 2025 में चीन के तियानजिन में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक हो चुकी है। ये तो मैंने अब की बार जो हुआ इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी अच्छे तरीके से। और बेलारूस ने SCO का 10वां सदस्य देश बनकर संगठन में अपनी जगह बनाई है। तो ये संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन सा बना था, बेलारूस से बना था। तो 2025 का चीन में हो गया, 2026 में कहाँ पे होगा, किर्गिस्तान में, और 2027 में कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में। ये क्रम आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? वो है पूर्णिया हवाई अड्डा। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। इसके अलावा बहुत सी और जो है घोषणाएं हुई है, क्या क्या हुई है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो बिहार के अंदर हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अस्थायी टर्मिनल भवन का इसके अंदर उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन इस अवसर पर 36,000 करोड़ की कई आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा और भी जो 36,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घोषणाएं हुई है। देखो पहला है, एक तो पूर्णिया हवाई अड्डे का अस्थायी टर्मिनल, दूसरा है 25,000 करोड़ थर्मल पावर प्लांट भागलपुर बिहार के अंदर इस परियोजना के लिए, और तीसरा है 2680 करोड़ कोसी मेची नदी लिंक परियोजना, और अगला है 6500 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाएं, और एक है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड एवं 475 करोड़ विकास योजना। मखाना बोर्ड तो वैसे ही बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई थी कि बिहार के अंदर ये बनेगा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। तो इन सभी के लिए अभी टोटल लगभग 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास मोदी जी ने किया है। तो इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, क्योंकि आप पूछा जा सकता है भी कौन कौन सी परियोजना इसके अंदर शामिल थी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 11 सितंबर 2025 को डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएनए वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएनए वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला है अपोलो टायर्स 579 करोड़ के सौदे में टीम इंडिया का नया प्रायोजक बना है। इससे पहले ड्रीम 11 था, लेकिन उसको जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बनेगा जो टीम इंडिया का नया प्रायोजक है वो बन चुका है अपोलो टायर्स। कौन सा? अपोलो टायर्स। और तीसरा है आरबीआई ने नोटों की जानकारी देने के लिए माइक्रो साइट लॉन्च की है, जो इंडिया करेंसी पर आप देख सकते हो। तो आरबीआई ने नोटों की जानकारी के लिए एक माइक्रो साइट लॉन्च की है, जो आप इंडिया करेंसी जो है उस पर जाके देख सकते हो। तो ये तीनों की तीनों आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना इसकी मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। रीट मेंस की टॉपिक वाइज एसएसटी की चल रही है, इसमें कक्षा 6 और 7 कंप्लीट हो गया और कक्षा 8 चल रही है एनसीईआरटी की बुक।
इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1, L2, पीटीए कोई भी एग्जाम हो, इसमें टॉपिक वाइज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट आपको दिए हुए, तो ये भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।